हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। मोशन का जो मीनिंग होता है वो होता है मूवमेंट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम उसे मोशन कह देते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो मोशन की एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो कुछ अलग होती है। वो होती है जब भी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंजेस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तब हम उसे मोशन कहते हैं। सपोज कीजिए मैं कोई एक ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, और ये बोर्ड जो है आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करने वाले हैं। अभी हम इस बोर्ड के इस ओर हैं, यानी इस किनारे पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं खड़ा हूं और यहाँ से जब मैं मोशन स्टार्ट करूंगा, यानी मैं चलूंगा, तो मेरे पोजीशन में चेंजेस हुआ। और ये बात आपको पता लगा है क्योंकि मैं बोर्ड के उस तरफ था, अभी इस तरफ हूँ, इस बात से। तो यहाँ पे एज अ रेफरेंस पॉइंट आपने यूज किया है इस बोर्ड को, यानी रेफरेंस पॉइंट के यूज में आप कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो वो होता है आपका मोशन। अच्छा, जितना भी मोशन होता है उसमें एक ही चीज कॉमन होती है, वो क्या? तो वो टाइम का लगना। अगर मोशन हो रहा है तो एक चीज कॉमन होगा, टाइम टेकन। टाइम टेकन टाइम टेकन बहुत ही कॉमन चीज है जो कि हर एक मोशन में होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन में चेंज आ रहा है तो वो टाइम के साथ ही होगा। ये नहीं कि पोजीशन चेंज हो गया, टाइम नहीं लगा। टाइम लगेगा तो पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। और जितनी भी मोशन होती हैं, अगर मोशन बहुत फास्ट हो रहा है या फिर बहुत स्लो हो रहा है तो उसे ऑब्जर्व करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। सपोज कीजिए मैं कोई गन लेकर खड़ा हूं, गन से जब मैं फायर करूंगा तो इसकी बुलेट जो निकलेगी उसका जो मोशन होगा वो बहुत फास्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग गन की बुलेट को देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मोशन बहुत फास्ट होता है। और स्लो मोशन की अगर बात करें तो आता है आपका क्लॉक। क्लॉक के जो आर वाली सुई होती है, वो सबसे छोटी वाली सुई, वो दिखना इंस्टेंटली उस मोशन को आप नहीं पहचान पाओगे, यानी आपको पता नहीं लगेगा कि मोशन में है या नहीं है। इंस्टेंटली आपको पता नहीं लग पाएगा, इमीडिएटली आप पता नहीं लगा पाओगे कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि लिख सकते हैं हम वेरी स्लो and very fast motion is difficult to observe. यानी जब मोशन बहुत फास्ट और स्लो होगा तो उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और एक बात, ये मोशन और रेस्ट की जो बात होती है वो रिलेटेड होती है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड। ये कैसे रिलेटेड हो सकती हैं? हो सकता है कि जो चीज आपके लिए मोशन में है मेरे लिए रेस्ट में हो सकता है। सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप और आपके दोस्त किसी बस में जा रहे हो, बस के सीट पर बैठे हुए हो और मैं कहीं बाहर खड़ा हूं, ठीक। जब आप बस के सीट पर बैठे रहोगे तो आप अपने दोस्त के लिए और दोस्त आपके लिए दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे। सपोज कीजिए मैं बाहर से आपकी मूविंग बस को देख लिया, उसके साथ तो आप भी मूव कर रहे हो, यानी आप मेरे लिए मोशन में हो, लेकिन आपके दोस्त के लिए आप रेस्ट में हो। तो इस प्रकार से मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटेड टर्म्स है। या फिर यूं हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वही ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद मोशन में आ सकता है, या फिर जो ऑब्जेक्ट मोशन में है कुछ देर बाद रेस्ट में आ सकता है। तो इस प्रकार से मोशन और रेस्ट जो है आपस में रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात आता है आपका इसके टाइप्स के बारे में। मोशन का जो दो टाइप होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों को समझने से पहले, यानी मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पहले समझने से पहले आपको सबसे पहले बात करनी होती है डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो समझते हैं पहले डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है। जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो किसी भी पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर किया जाता है किसी भी पाथ का, वो होता है आपका डिस्टेंस टेबल। सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट की, ऑब्जेक्ट बी तक गया, फिर बी से इसने सी तक गया और सी से फिर डी तक आया। सपोज कि ये ए बी का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है और ये आपका 10 किलोमीटर है और ये आपका 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। सपोज कीजिए, तो यहाँ जो टोटल एक्चुअल लेंथ है पाथ का जो कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया है, यानी ए के द्वारा कवर किया गया है, वो है आपका कितना, 5, 10, 20, ठीक है। यानी कि 35 किलोमीटर। यानी यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो है किसी ऑब्जेक्ट का कितना, ए ऑब्जेक्ट ने जो कवर किया वो है आपका 35 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो था ये इनिशियल पॉइंट बोला जाता है जहां से ऑब्जेक्ट फाइनली स्टार्ट करता है अपना मोशन, यानी कि ये था आपका इनिशियल पोजीशन और ये होगा आपका फाइनल पोजीशन जहां फाइनली ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया तो इसने 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसी के बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या फिर यूं बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। यानी कि इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन डी है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहां पे अगर मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कि स्ट्रेट लाइन को मिलाने से मिलता है आपको, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे हम लोग, यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका 3 किलोमीटर। और एक बात क्लियर रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अगर पेपर पे हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ से ए से डी तक जाने में ईस्ट की ओर देखिए मोशन हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे हम लोग हमेशा ये लिखते हैं 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। और जिस भी क्वांटिटी की हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात कर देते हैं वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर और स्केलर को पहले समझ लीजिए। यहां पे नीचे स्केलर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वैसा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोलने से न्यूमेरिकल वैल्यू 3, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये सब हुआ तो आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। उसके बाद वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन हुआ तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था इसका डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि पूरा डायरेक्शन नहीं होता है इसके बारे में, ये कैसा भी जिगजैग विथ में हो सकता है। टोटल पाथ का जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं या फिर एक्चुअल लेंथ निकालते हैं वो होता है आपका डिस्टेंस टेबल। तो ये डिस्टेंस टेबल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसा कि इसके पास डायरेक्शन भी होता है तो ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, यानी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाता है आपका स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसे कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हुआ क्लियर आपका स्केलर और वेक्टर। और ये बात, ये जो डिस्टेंस टेबल हो सकता है और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा इक्वल नहीं होता। इक्वल एक ही बात पे होता है जो वो स्ट्रेट लाइन पे होता है। कब इक्वल होगा? जब स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा होगा। सपोज कीजिए ए बी कोई स्ट्रेट लाइन पे या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो या तो नेगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में जा रहा है तो वो राइट हैंड साइड में ही जा रहा है, तो वो होता है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़ा होगा, वहां पे आपको पता लगता है। यहां से अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो केवल पॉजिटिव, यानी एक डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तब भी पॉजिटिव। नेगेटिव, केवल नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा तब जाके उसे हम लोग इक्वल करते हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का बात आ गया तो वहां पे इक्वल नहीं होता। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ए और बी का जो डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों सेम होगा। मान लेते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। यहाँ पे डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों 5 किलोमीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को लिखते समय एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स जिस डायरेक्शन में है। यहाँ पे ईस्ट की ओर है तो टुवर्ड्स ईस्ट या फिर टुवर्ड्स वेस्ट, ये साथ में लिखते चलेंगे, तब जाके वो डिस्प्लेसमेंट का बढ़िया एग्जांपल हो पाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा हम लोग डायरेक्शन को बात लेते हैं। डायरेक्शन के बारे में बताना जरूरी होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, ये था आपका डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस टेबल है और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी नहीं होता, इसका एग्जांपल ये रहा। ये तो इक्वल होने की बात थी, ठीक है ना। ये इक्वल कब नहीं होता, ये बात को नोटिस कर लेंगे, यानी राइट डाउन कर लेंगे कि कब इक्वल होता है कब इक्वल नहीं होता। यानी स्ट्रेट लाइन पे जब डिस्टेंस टेबल होगा तो वो इक्वल होगा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं ए और बी, यही सेम लेते रहेंगे। यहाँ पे 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और बी तक गया, यहां से कोई ऑब्जेक्ट बी तक गया, ठीक है ना। और फिर बी से जब वापस आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आया। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा इक्वल नहीं होता है, मैंने बताया था अभी आपको। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव में जब जाएगा तो इसकी प्लस में हो जाएगी, यानी 5 किलोमीटर चला गया। यानी इसका इनिशियल पॉइंट था ए और फिर फाइनल पोजीशन हुआ बी और फिर वहां से वापस आ गया ये ए तक। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो था वो सेम हो गया है, एक ही हो गया ए पे। तो यहाँ पे जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस होगा यानी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, तो वहां पे क्या होगा 0। लेकिन डिस्टेंस टेबल हो जाएगा वो 5 जाने में और 5 आने में, एक्चुअल पाथ की डिस्टेंस ट्रेवल कहलाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ही डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम समझ सकते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बातें क्लियर है तो नोट कर लिया जाए। अब हम फाइनली बात कर सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval time। तब जाकर हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड में 2 मीटर अगर जा रहा है तो दूसरे सेकेंड में 4 मीटर तक जाएगा, तीसरे सेकंड में 6 मीटर जाएगा, चौथे सेकंड में 8 मीटर जाएगा और 5वें सेकंड में वो फाइनली 10 मीटर जाएगा। तो ये जो टाइम इंटरवल होगा, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड का। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस का जो इंटरवल होगा वो कितना है 2 मीटर का है। यहाँ पे भी देखिए 1 सेकंड का है, यहाँ भी इनके बीच का भी टाइम इंटरवल है 2 मीटर ही है और यहाँ पर भी 2 मीटर ही होगा और यहाँ पर भी 2 मीटर ही होगा। तो इस प्रकार के जो इंटरवल्स होते हैं यानी मोशन जो होता है वो आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ देखिए 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड,
यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो होगा यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, यानी यहाँ पे होगा 2 4 6 8 10। इसको मिलाइएगा जब यहाँ पे, इसको जब मिलाइएगा तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि ये जो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लाइन होता है, ठीक है। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसका जो ग्राफ होता है वो कर्व लाइन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर की जाती है इक्वल इंटरवल टाइम में, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर की जाती है इक्वल इंटरवल टाइम। टाइम इंटरवल तो आपका इक्वल ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस टेबल होगा वो ज्यादा कम हो सकता है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर 1 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल तो हमेशा इक्वल ही होने वाला है, यहाँ जो डिस्टेंस टेबल होगा अगर पहला सेकंड में 2 मीटर कोई ऑब्जेक्ट कवर किया है तो दूसरा सेकंड में ये 6 मीटर भी कवर कर सकता है, तीसरा में 12 मीटर कवर कर सकता है, यानी तीसरा में 7 मीटर कवर कर सकता है, यानी 13 हो सकता है, 13 मीटर कवर कर सकता है। और 5वां सेकंड में हो सकता है कि ये तो ऐसा चले और 14 तक पहुंच जाए, यानी कि अगर इनके बीच का जो इंटरवल होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे क्या है 4 मीटर का, यहाँ पे कितना है 6 मीटर का, यहाँ पे कितना है 1 मीटर का, और यहाँ पे कितना है 1 मीटर का। यानी जो ये डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, कर्व लाइन। यानी कि बोल सकते हैं इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो होता है कर्व लाइन। या फिर यूं बोलिए, अगर किसी भी ग्राफ का, किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर उसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। अगर कर्व लाइन है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म।